संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद भारत में दिए हुए भाषणों में से लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में से एक लेक्चर का हम पाठ कर रहे हैं। नाम है माय प्लान ऑफ कैंपेन। इसमें हम देखते हैं कि स्वामी जी किस तरह से भारत में आकर के अपने भविष्य कार्य की रूपरेखा को बता रहे हैं। इस रूपरेखा के दो एस्पेक्ट है। एक तो है कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल, सोसाइटल, सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट, कि जिसमें स्वामी जी पहले तो पूरी वर्ल्ड सिविलाइजेशन की का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में हमको बताते हैं कि बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस हाउ ही कैन इम्प्लीमेंट हिज न्यू प्लान। हम जो पॉइंट देख रहे थे उसमें स्वामी जी एक पूरा क्रुशियल पॉइंट कि हाउ टू बेटर इंडिया एजुकेट पीपल, ये पॉइंट मैंने दिए हुए हैं। टेक्स्ट को मैंने सब डिवाइड कर दिया है पॉइंट्स में। तो इसमें हमने देखा ऑलरेडी कि पिछले 2 दिनों में कि स्वामी जी पहले तो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल एक आउटलाइन हमको देते हैं। कहते हैं कि पहले तो राजाओं के पास में सत्ता थी। द किंग यूज्ड टू रूल विथ डिवाइन मैंडेट, एक दिव्य सत्ता के आधारित राजा लोग राज किया करते थे। ये दिव्य एक आदेश राजा को प्राप्त हुआ है, जैसे कि रघुवंश है, न कि सूर्यवंश है, न कि चंद्रवंश है। यह सब इस तरह के वंश है कि उसमें जन्म ग्रहण करने का अर्थ ही है कि आपको राजा बनना है और आपको जैसे कि किसी न किसी देवता या किसी न किसी ईश्वर का आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद से प्रेरित होकर के आप राज्य करते हैं। तो भारत में भी ऐसा था और ये यूरोप में भी एक नोबल कास्ट, हालांकि भारत में जो कास्ट सिस्टम था, क्षत्रिय, ब्राह्मण वगैरह, इस तरह का क्लास सिस्टम यूरोप वाले बोलते हैं कि हम लोगों में नहीं है, किंतु वहाँ पे भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज जो थे, नोबल फैमिलीज, उन लोगों का उसी तरह का वर्चस्व था जिस तरह का भारत में क्षत्रियों का था। किंतु अनफॉर्चुनेटली देखिए कि भारत में क्षत्रिय क्लास का संपूर्ण रूप से हनन हो गया। वो लोग का अभी 2-3 तरह से हुआ। पहले तो एक तो बुद्धिज़्म आ गया, तो उन्होंने कहा क्षत्रियों को कि अभी सब साधु हो जाइए, माने जिन लोगों में शौर्य वीर्य था उन लोगों को। और फिर ये विदेशी आक्रमण जब चालू हुए तो वैसे तो कोई क्षत्रिय ज़्यादा बचे नहीं थे, जो थोड़े बहुत बचे थे वो उसी में साफ हो गए। तो फिर क्षत्रिय वंश चला गया। अभी स्वामी जी कहते हैं कि देखिए, जब आप लोकतंत्र या तो फिर ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप हो न कि डेमोक्रेसी हो, न कि एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हो जैसे कि ब्रिटिश राज था भारत में, या तो उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इन लोगों के पास में कोई डिवाइन मैंडेट नहीं है। यह लोग यदि कोई डिफ़िकल्ट रिफॉर्म लाना चाहेंगे इस देश में तो प्रजा का बड़ा विरोध होगा, जिस विरोध के सामने आज की गवर्नमेंट नहीं टिक पाएगी। तो स्वामी जी कहते हैं कि अभी वो डिवाइन मैंडेट तो चला गया है, ईश्वर के आशीर्वाद से राज करना तो चला गया है। अभी हमको पब्लिक ओपिनियन कॉन्सेंसस खड़ा करना होगा, एक मतता खड़ी करनी होगी। यदि सभी लोग एक मत होते हैं प्रजा में, सिटीजन में, नागरिक में, तो वो राज्य में गवर्नेंस अच्छे से चलेगा। यदि प्रजा में फुटफाट है, प्रजा में पोलराइजेशन है, प्रजा के सिटीजन्स के भीतर में, नागरिकों में दल बन गए हैं, एक दल दूसरे दल के साथ में बात करने को तैयार नहीं है। एक जिस तरह जैसे कि एक फॉर एग्जांपल है कि ये वाटर डिस्प्यूट, एक नदी का पानी 2 राज्य से जा रहा है, तो अभी दोनों राज्य वाले कहते हैं कि हमको ज़्यादा पानी चाहिए। दूसरे राज्य वाले क्या है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ी डरती है कि क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तो उसी लोग राज्य में पावर चाहिए। तो माने क्या है कि यदि एक मतता नहीं रहेगी कि सबके भले के लिए मुझे पर्सनल थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा। यदि मैं पर्सनल सेक्रीफाइस करूँगा तो ये पूरे देश का भला होगा। ये मैं पर्सनल सेक्रीफाइस कब करूँ? बहुत सारे देशों में देखिए कि वातावरण इस तरह से बिगड़ा हुआ है कि जितने भी लोग हैं अपना एक नेरो स्वार्थ खोजते हैं।
जैसे कल हमने एक उदाहरण देखा कि एक रास्ता है, एक रास्ते पे 1,000 लोग रह रहे हैं। भी रास्ता चौड़ा करने से पूरे शहर को फायदा होगा, किंतु ये जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वे लोग सोचेंगे कि रास्ता चौड़ा करने को जाएंगे तो हमारी दुकान है, हमारा घर है, उसका आधा हिस्सा हमको गवर्नमेंट को देना होगा, पब्लिक को देना होगा। तो मैं पर्सनल लॉस सहन करके शहर का भला क्यों करूं? तो यह कोई लोकतंत्र है या मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको सक्सेसफुल होने के लिए जो क्रुशियल एक इंग्रेडिएंट है वो है कि नागरिकों को सेल्फ सेक्रीफाइस करना होगा, तभी कहीं जाकर के ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक से कार्य करेगी। और कल हमने यह भी देखा कि अमेरिका में देखिए कि $80,000 पर कैपिटा उनकी इनकम है ऑन एवरेज। 80, मैं कल एग्जैक्ट फिगर देखा मैंने कल, एक्चुअल फिगर है $87,000, माने नियरली $90,000 पर एनम। अब सोच लीजिए उसका आप रुपये में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 80 न कि 85, वॉट एवर द एक्सचेंज रेट इज। भारत में यदि जितने भी अमेरिकन आएंगे ऑन एवरेज सभी अमेरिकन लखपति हो जाएगा, और हमारी एवरेज इनकम कल मैंने एग्जैक्ट फिगर देखा 3,000 नहीं है, समथिंग लाइक 2,700 न कि इतना कुछ है। तो ये हम दोनों में देखिए कि फासला कितना बड़ा है। उसके बावजूद ये अमेरिकनों में खास करके देखिए कि सेल्फिशनेस आजकल, उस स्वामी जी के समय पूरा एक अलग ही था माहौल, पता नहीं आजकल का किस तरह का माहौल है। इतना इस हद तक सेल्फिशनेस चला गया है उनके भीतर में कि ये नियरली $90,000 पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद उनको संतोष नहीं होता है। इसके बावजूद ये लोग सोचते रहते हैं कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हमारे साथ में चीटिंग हो रही है। ये किस तरह का ये थिंकिंग प्रोसेस है? इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना होगा, नागरिकों को सिखाना होगा कि किस तरह से आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस करें। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो जो लोग सेनेट में जाकर के, पार्लियामेंट में जाकर के, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के जो लोग गवर्न करेंगे, जिस चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को आप इलेक्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इलेक्ट कीजिए। आपको खुद को थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा फॉर द सेक ऑफ योर नेशन। यह सब कुछ सिखाना होगा, और साथ में ही सिखाना होगा स्वामी विवेकानंद का जो एजुकेशन का मूल मंत्र है, योग और वेदांत। योग और वेदांत भी आधुनिक शिक्षा के साथ में जाना चाहिए। और जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि देखिए कि ये दक्षिणेश्वर पाठशाला ये एक मॉडल है, ठाकुर गुरु है, और ये सब लड़के ठाकुर के पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यह मॉडल हम यदि ठीक ठीक समझे किस तरह से ठाकुर अपने पास में आए हुए युवा शिष्यों का मन समझ करके उनके संस्कार के अनुसार उनको गाइड करते थे। अभी आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें से मैं खुद पसार हुआ हूँ, मैं जब प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हाई स्कूल में पढ़ रहा था, एक एक क्लास में 70-80 लड़के थे, और जो टीचर है आधे लड़कों का नाम भी नहीं पता है। वो आकर के अपने बोर्ड के ऊपर में कुछ लिख करके चले जाते हैं। जो 10-15 लड़कों को कुछ समझ में आया तो आया, बाकी 50 से ज़्यादा लड़कों को तो कुछ समझ में भी नहीं आता था। इतना हमारा भारत का जो ड्रॉप आउट रेशियो है, मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, किंतु बड़ा अलार्मिंग ड्रॉप आउट रेशियो है, इस अर्थ में कि प्राइमरी यदि स्कूल में 100 बच्चे यदि एडमिट होते हैं तो ग्रेजुएट होते होते सिर्फ 30 बच जाते हैं, यानी कि 70% ड्रॉप आउट रेशियो है फ्रॉम प्राइमरी टू ग्रेजुएशन लेवल तक का। ये 70% ड्रॉप आउट न कि इतना ही कुछ है, देखना पड़ेगा एग्जैक्ट फिगर, किंतु ये बड़ा ही अलार्मिंग फिगर है। मैंने इतने सारे बच्चे यदि ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उसका अर्थ समझिए कि 70% पॉपुलेशन के लिए आपका एजुकेशन सिस्टम काम ही नहीं करता। तो इस एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म किए जाए, और उसमें हमारी आध्यात्मिक धरोहर को किस तरह से मिश्रित किया जाए, जिससे कि सिर्फ हेड एंड नहीं, हार्ट का भी डेवलपमेंट हो। जैसे 3H कहते हैं ना, हेड, हैंड एंड हार्ट। हेड यानी कि अपना मस्तिष्क, अपनी इंटेलिजेंस, हैंड यानी कि अपने हाथ, श्रम करने की कैपेसिटी। ज़्यादातर लड़कों को आजकल देखेंगे
थोड़ा सा काम देंगे झाड़ू लगाने का, न कि गार्डनिंग करने का, माँ कुछ काम देगी तो फट करके मना कर देंगे, हम कुछ काम नहीं करेंगे। क्यों? काम करना कभी सीखा नहीं है हाथ से, और काम करने की कोई इच्छा नहीं है। ये अपने हाथ से श्रम करना, ये अपना कैरेक्टर बिल्ड करता है, किंतु ये कॉन्सेप्ट ही जैसे कि चला गया है। और हार्ट, हार्ट यानी कि एम्पैथी, हार्ट यानी कि शरणागति, हार्ट यानी कि श्रद्धा और भक्ति। तो ये है इंटेलेक्ट, एम्पैथी और ये श्रम करने की क्षमता, फिजिकल वर्क करने की क्षमता। ये अमेरिका में देखिए कि अपने यहाँ पे एक छोटा सा भी कुछ होता है तो फट करके हम प्लम्बर न कि इलेक्ट्रिशियन को बुला देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। किंतु अमेरिका में देखिए कि वे लोग कुछ भी काम होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, न कि ये प्लम्बिंग का कर्म होता है, न कि ये कोई भी सुथार का कार्य होता है, वे लोग अपने हाथों से ही यह सब कार्य करेंगे। तो अमेरिका में है एटलीस्ट ये अपने हाथों से काम करना, वो न श्रम करने का, श्रम का महत्व। तो यह सब देखिए कि एजुकेशन सिस्टम के भीतर में इस तरह के सुधार लाने चाहिए। अभी आज का जो इसी पॉइंट के भीतर में आखिरी पैराग्राफ हमारा बच गया था। इस आखिरी पैराग्राफ में स्वामी जी कहते हैं कि देखिए कि अभी तक ये जो रिफॉर्म सोसाइटी के बारे में ही स्वामी जी बात करते हैं, कहते हैं कि ये रिफॉर्म सोसाइटी वाले जो कुछ भारत में करना चाहते हैं वो सब सुपरफिशियल सब है। माने ये लोग कहते हैं कि विधवा का विवाह करवाओ वगैरह वगैरह। स्वामी जी कहते हैं कि यह जो रिफॉर्म सब है वो सिर्फ एक अपर क्लास जो है सोसाइटी का, जिसके पास में धन है, लेजर है, बैठ कर के खाने का सोचने का समय है, ऐसे लोगों के लिए यह सब रिफॉर्म ठीक है। किंतु भारत की यह जो गरीब प्रजा जो दिन प्रतिदिन धूप और बेकारी और गरीबी की इस चक्की में पिसती जा रही है, इस तरह का एक जो लार्ज एक वर्ग है भारत का, इस वर्ग को आपका एक भी रिफॉर्म टच नहीं करता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि मुझे भी रिफॉर्म चाहिए, किंतु मैं रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म लाना चाहता हूँ, ग्रास रूट लेवल से रिफॉर्म लाना चाहता हूँ। और यह जो एक बात है ना, कि ये जो मिडिल क्लास या अपर क्लास होते हैं, उन लोगों को ये गरीब लोगों की जो कष्ट है वो लोग चाहे उसको इग्नोर करते हैं या तो फिर इसको देखना ही नहीं चाहते। ये पूरे इतिहास में, खास करके आजकल का जो मॉडर्न इतिहास आप पढ़ेंगे, क्योंकि पहले में इस हद तक गरीबी नहीं थी। आजकल का जो पिछले 200-300 सालों का इतिहास है वो क्या है, इससे पहले क्या होता था कि एक एम्पल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते थे। जमीन है, खेत है, वन है, एक खेत में से, वन में से आपको जो भी प्रोड्यूस निकालना है वो निकालिए। फिर ये जो हुनर होता है, कारीगरी जो सब होता है, कोई ये साड़ी बुनाता है, फिर ये कोई भी कार्य करता है, कोई सिखाता है, कोई ये स्मिथ जो होते हैं लोहे का कार्य करते हैं, लोहे के औजार वगैरह बनाते हैं, यंत्र वगैरह बनाते हैं, बहुत सारा तरह का कार्य होता था। हुनर होते थे, स्किल होती थी, आज की लैंग्वेज में कहेंगे स्किल। तो ये स्किल बहुत हद तक डेवलप थी। ये यूरोप में भी सही है, भारत में भी सही है, किंतु सडनली ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसने इस हद तक का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यूरोप में भी भारत में भी। ये यूरोप में ऐसा हुआ कि ज़्यादातर लोग जो अपने घर में जो ये कपड़े बनाते थे, सूता काटते थे, या घर जो हाउस होल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, ऑलमोस्ट सब बंद हो गई, ज़्यादातर लोग बेकार हो गए। और ये जो इंडस्ट्रियल लेवल पे सब मैन्युफैक्चरिंग चला गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। एडम स्मिथ है, उसने सबसे पहले तो नहीं, किंतु मुझे लगता है सबसे फेमस वो उसने ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का उसने उदाहरण दिया। कहता है कि यदि एक पिन एक आदमी बनाता है, धीरे धीरे करके बनाता है, ऐसे 10 लोग मिलकर के 10 पिन बनाते हैं, तो क्या होगा, वो जो पिन बनाने जो प्रत्येक पिन के ऊपर में जो खर्चा होगा ज़्यादा होगा, प्रत्येक पिन की कीमत ज़्यादा होगी। किंतु आप मास मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, वो पिन की कीमत 1/10 हो जाएगी। इसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल।
एक आदमी बैठ कर के 10 पिन बनाता है और एक फैक्ट्री बैठ कर के 1 लाख पिन बना देती है। जो वो जितनी ज़्यादा पिन आप बनाएंगे उतना ही आपका जो इनपुट मटेरियल है वो आप सस्ते में ले पाएंगे, बल्क में सेट करेंगे तो उतना ही सस्ता होगा। तो ये जो एडम स्मिथ, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, उसने ज़्यादातर लोगों को बेकार कर दिया। इस फिनोमिना को अभी तक हम लोग समझे नहीं है। ये 19th सेंचुरी में जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं, ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो, नाज़ी रेवोल्यूशन हो, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो, या तो फिर ये नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन हो, जितने भी हो, इन सब के पीछे यही था कि 10 आदमी बैठ कर के घर में अपना कार्य करते हैं, वो 10 आदमी से काम छीन लिया, फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। भारत में ही देखिए कि हमको पता है कि ये जो लोग अपने हाथों से साड़ी बुनते थे, उन लोगों के अंगूठे काट दिए। क्यों? क्योंकि इतनी सरल सुंदर साड़ी बनाते थे कि ये मैनचेस्टर की मिल में जो साड़ी वगैरह बनता है, वस्त्र वगैरह बनते हैं, वो भारत में कोई खरीदता नहीं था। अभी इन लोगों के हाथ काट दिए, वे लोग बेकार हो गए, मिल का कपड़ा भारत में आना शुरू हुआ और सस्ते में मिलता है, तो सस्ते में लोग खरीदना शुरू किए, तो भारत के जो कारीगर हैं, जिन लोगों के पास में ये स्किल है, सब लोग बेकार हो गए। तो ये जो मॉडर्न पॉवर्टी है, उसके पीछे का सीक्रेट है, उसके पीछे का रीज़न है ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग मेथड। और ख़ास करके ये पिछले 200 साल में देखिए कि बार बार ये इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन होता ही जाता है, और जितनी भी बार ये इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन होता है वो इतना रैपिड होता है कि एक तो वास्ट लेवल के लार्ज स्केल पे लोग बेकार हो जाते हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण है, देखिए कि आज से 5-10 साल पहले यदि आप कहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो ये मैरिज के मार्केट में आपका रेट एकदम बढ़ जाता कि हो हाँ चलो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके साथ में हम लोग विवाह करवाइए अपनी लड़की का। किंतु आज देखिए कि एआई के आने की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो टेक ले ऑफ है, बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, सब लोगों ने इंजीनियर को ये करना शुरू कर दिया है, फायर करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी एआई ही ज़्यादातर कोडिंग कर लेता है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है, वो इतना सुंदर कार्य करता है, मैं तो अवाक हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यदि टेक इंडस्ट्री में होता तो अभी तक मुझे भी फायर कर दिया होता। इतना ये कार्य कर लेता है, और डिज़ाइनिंग कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो देखिए कि ये अभी ये टेक इंडस्ट्री मैंने जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, वे लोग बेकार हो गए। ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर लेगा यदि आप में इंजेन्यूइटी है। किंतु ये जो लार्ज स्केल जो ले ऑफ जो चल रहा है, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आजकल का टेक इंडस्ट्री में, वो सही में एक सीरियस मामला है। तो क्या है कि ये जो लोगों के पास में धन है, लेजर है, वैभव है, वे लोगों को ना, ये जो बेकार लोग हैं धीरे धीरे करके ये गरीबी की चक्की में पिसते जा रहे हैं, वो उनको दिखते नहीं है। वो लोग क्या करेंगे कि मैं अभी जैसे विद्यासागर है, विद्यासागर क्या करता है, वो सोचता है कि मुझे विधवाओं का विवाह करवाना है, किंतु विधवाओं का विवाह करके कलकत्ता का जो ज़्यादातर एक लोग जो कि बिल्कुल गरीब थे, उनको क्या लाभ होने वाला है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो आजकल की रिफॉर्म सोसाइटी में ये जो एजुकेटेड वेल्थी लोग बैठे हुए हैं, अपना एक कोजी क्लब बना करके कि वहाँ पे जा कर के चाय पानी होता है, वो आपस में बैठ कर के गप लगाते हैं और थोड़े बहुत रिफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो यह रिफॉर्म समाज का 10% जो अपर क्लास है उसी को टच करते हैं, किंतु जो 70% 80% ये गरीबी की भूखमरे की चक्की में जो पीस रहे हैं उनको टच ही नहीं करते हैं। तो यदि उनका उत्थान करना है तो मॉडर्न एजुकेशन इन टेंडम विथ आवर ट्रेडिशनल वेदांता, यह देना होगा, तभी रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म होगा। तो ये लास्ट पैराग्राफ में स्वामी जी यह बात करते हैं, क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन एजिटेटेड फॉर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी हैव बीन ऑर्नामेंटल। आखिरी 1 सेंचुरी में, आखिरी 100 साल में रिफॉर्म की जितनी भी बातें कही गई है वो सब ऑर्नामेंटल है, वो सब दिखावा है। एवरी वन ऑफ दिस रिफॉर्म्स ओनली टचेस द फर्स्ट 2 कास्ट। ये जितने भी रिफॉर्म के बारे में कहा गया, वो जो 2 हायर कास्ट है उसी को टच करता है, एंड नो अदर, और किसी को ये स्पर्श नहीं करता, और किसी के जीवन में ये कोई बेनिफिट लेके नहीं आता। द क्वेश्चन ऑफ विडो मैरिज वुड नॉट टच 70% ऑफ इंडियन वीमेन। ये जो विधवा का पुनर्विवाह करने का जो प्रश्न है, यह प्रश्न भारत की 70%
जो स्त्रियां हैं उसको स्पर्श नहीं करेगा, उनके जीवन में किसी भी तरह का प्रोग्रेस लाके नहीं लाएगा। And all such questions only reach the higher caste of Indian people who are educated, mark you, at the expense of the masses। और ये जो सुपरफिशियल रिफॉर्म है, ऑर्नामेंटल दिखावे के जो रिफॉर्म है, वो उसी वेल्दी प्रजा को, वेल्दी सिटीजन्स को टच करते हैं, जिन्होंने ये जो बाकी गरीब लोग हैं उसके खर्च पे उन्होंने अपना एजुकेशन प्राप्त किया है। ये कैसी बात है पता है? स्वामी जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि भारत की आईआईटीज़ है या तो फिर ये जितनी भी अच्छी अच्छी कॉलेज है, जेएनयू वगैरह, देखिए कि टैक्स पेयर के मनी पे चलती है। आप है, मैं तो नहीं, कि मैं तो टैक्स नहीं देता, किंतु आप लोग में से जितने लोग टैक्स देते हैं उसी टैक्स का रुपया इस आईआईटीज़ है, जेएनयू है वगैरह वगैरह, जो कि टॉप नॉच कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है भारत की, उसको चलाने में जाता है। इसी यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट होकर के ये लोग क्या करते हैं? विदेश में चले जाते हैं, विदेश का इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अमेरिका चले गए, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर लिया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जितना डेवलप होगा उतना ही उनको अच्छा है, खुद का तो पॉकेट भर लिया, कि तो माइक्रोसॉफ्ट भारत में आकर के पैसा लेकर के जा रहा है, उसका क्या? तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो लोगों ने भारत की जनता के खर्च पे ये एजुकेशन प्राप्त किया है, यही लोग आराम से बैठ करके भारत की जनता को इग्नोर करके अपना ये जो कोजी क्लब है, अपना जो अपर क्लास जो एक ग्रुप है, उसी के कल्याण के लिए ये लोग बातें करते हैं। जनसाधारण को संपूर्ण रूप से विस्मृत हो गए हैं, जनसाधारण को संपूर्ण रूप से छोड़ दिया है। Every effort has been spent in cleaning their own houses, but that is no reform। उन्होंने जितना भी प्रयत्न किया है वो सब अपना खुद का घर साफ करने के लिए किया है, किंतु यह तो कोई रिफॉर्म नहीं है। देखिए, मैं एक उदाहरण इस तरह का देता हूँ कि मैं कुछ समय लखनऊ में रहा था, तो लखनऊ में इस तरह से कुछ अच्छे लोगों के साथ में मेरी पहचान थी। अच्छे लोग यानी कि जिनके पास में पैसा टैसा होता है। तो आप यदि एक्चुअली लखनऊ का शहर का भ्रमण करेंगे, इतने सारे स्लम है, इतने सारे गरीब लोग हैं, कितना सब कुछ है, और ये सो कॉल्ड जो अच्छे लोग थे उनके पास में एक्चुअली एनजीओ में थे, ये लोग एनजीओ वगैरह चलाना है। तो एनजीओ चलाना का अर्थ क्या है कि आपके पास में तो गरीब लोगों के लिए भले के लिए कुछ करना है ना, उसी के लिए तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसी के लिए तो उसको तो लोग डोनेशन देते हैं। तो वो नहीं दे करके वे लोग आपस में बैठ करके बातें करते हैं कि अच्छा अभी योगा क्लासेस चालू किया जाए, हम लोगों का वेट बढ़ रहा है तो हम लोग योगा करेंगे। तो मैं तो एकदम क्या बोलूँ मैं, कि वे लोग तो एक तो पहले ही धनवान है, सब जितना भी नॉन वेज है, जो बटर है वो सब खाते हैं, खा करके मोटे होते हैं और मोटापा कमाने के लिए योगा करेंगे। तो फिर आपको जो डोनेशन का पैसा मिला है वो गरीब लोगों का क्या? वो आप सिर्फ अपना ही सोचते हैं। इन लोगों को ये गरीब लोग दिखते भी नहीं है। ये एक बात है, आश्चर्य की बात है कि गरीब लोग बिल्कुल अदृश्य है ऐसे लोगों के लिए। आप रास्ते से जाएंगे, कोई भीख मांगने के लिए आएगा आपकी गाड़ी के सामने, तो उसको गाली दे करके भगा देंगे, या तो 2-5 रुपया दे करके उससे छुटकारा पालेंगे। इतना ही जैसे कि हमको ये लोग दिखते हैं। अदरवाइज इस तरह के क्वार्टर्स में जाना, इस तरह की शहरियों में, गलियों में जाना, कि जहाँ भी ये लोग रहते हैं उनकी क्या जीवनचर्या है, क्या उनकी समस्या है, क्या उनके दुख दर्द है, वो सुनना, उनके लिए एक सहानुभूति प्रकट करना, वो तो रेयर कोई आपको मिलेगा। लाख में कोई एक व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा कि जिसके हृदय में गरीब के लिए, पददलित के लिए जगह है। तो यह है हमारे स्वामी जी। स्वामी जी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पूरा भारत भ्रमण करके एक दिन किसी राजा के महल में रहे हैं, तो दूसरे दिन किसी गरीब की कुटिया में रहे हैं, और ये गरीब की कुटिया में रह करके स्वामी जी ने देखा है कि उनकी क्या क्या समस्या है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं सब रिफॉर्म सोसाइटी, आज की लैंग्वेज में रिफॉर्म सोसाइटी को कहेंगे एनजीओ। ये जितने भी एनजीओ है वो सब अपना खुद का कल्याण कर, खुद मोटे हुए हैं अच्छा खाना खा करके, और फिर ये योगासन फोगासन करके अपना मोटापा कम करवाने के लिए ये एनजीओ चला रहे हैं। तो इस तरह का कुछ है वहाँ पे। विधवा विवाह करना है, विधवा विवाह से 70% स्त्रियों का क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। जितने भी उनके इस तरह के जो आइडियाज़ है वो अपने अपर लेवल तक ही सीमित है, भारत की जो गरीब प्रजा है उसको स्पर्श भी नहीं करते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं दैट इज़ नो रिफॉर्मेशन, यह कोई सुधार तो हुआ नहीं भारत का। यू मस्ट गो डाउन टू द बेसिस ऑफ द थिंग्स। ये जो जितनी भी समस्याएं हैं
उसकी जड़ तक जाइए, टू द वेरी रूट ऑफ द मैटर। ये समस्याओं की जो एकदम रूट है, जो उसका जो फाउंडेशन है, वहाँ तक आप जाइए। दैट इज वॉट आई कॉल्ड रेडिकल रिफॉर्म। इसी को मैं कहता हूँ रेडिकल रिफॉर्म, यानी कि एक क्रांतिकारी सुधार। एक तो होता है सुधार कि मोटे लोग, धनवान लोग अपना योगा करके अपना वो जो है कि बॉडी वेट कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कि क्रांतिकारी सुधार, कि भारत की यह जो जनसाधारण, आम आदमी, आम जनता है, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना। दैट इज व्हाट आई कॉल रेडिकल रिफॉर्म। पुट द फायर देयर एंड लेट इट बर्न अपवर्ड एंड मेक एन इंडियन नेशन। वहाँ पे जैसे कि आप अग्नि को जलाइए और इस अग्नि को ग्रास रूट में से ऊपर आने दीजिए। इस जैसे कि भक्ति, इसको क्या कहेंगे, धुनी में से, इस भभक्ति धुनी में से एक नए देश का निर्माण होगा, एक नए भारत का नवनिर्माण होगा। ये जैसे होता है ना कि ये जो फॉरेस्ट्री जो लोग स्टडी करते हैं, वे लोग कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, वन में, जंगल में, फॉरेस्ट में पत्ते जो गिरते हैं ऑटम सीजन में, ये ऑटम को क्या कहेंगे, तो शरद ऋतु से पहले की जो सीज़न होती है, तो ऑटम सीज़न में जो पत्ते गिरते हैं, वो पत्ते क्या है कि ज़मीन पे पूरा फैल जाते हैं और कारपेट जैसा हो जाते हैं और फिर वो सूख जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि ये सूखे हुए पत्तों में कभी कभी आग लगती है और फॉरेस्ट फायर फैलता है। किंतु ये जो फॉरेस्ट फायर फैलेगा, वाइल्ड फायर, तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। तो जो लोग ये फॉरेस्ट्री मैनेज करते हैं, वे लोग कहते हैं कि ये जो सूखे पत्ते होते हैं ना, उसको हम ही को आग लगा देनी चाहिए बीच बीच में। इसको कहते हैं मैनेज वाइल्ड फायर, कि मनुष्य ने ही, हमने ही आग लगाई है, और बिकॉज कि हमने आग लगाई है, ये आग की जो एक दिशा, उसकी जो परिधि ठीक कर दी है, और उसके आगे हम इस आग को नहीं फैलने देंगे। हमने आग लगाई है तो हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं, किंतु नेचुरल वे में यदि आग लगेगी तो पूरा तो वन तो नष्ट हो ही जाएगा, आसपास के शहर भी नष्ट हो जाएंगे। ये अमेरिका जितना एडवांस कंट्री, लॉस एंजल्स जितना इतना एडवांस सिटी, वहाँ पे देखिए कि 2-3 महीने पहले जो आग लगी थी, कितने सारे घर को जला दिया था। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं मैनेज्ड वाइल्ड फायर। यदि आप गरीबों की जो समस्या है उसको इग्नोर करेंगे, तो ये जो रशियन रेवोल्यूशन या तो चाइनीज़ रेवोल्यूशन, इस तरह के विस्फोट करके वो होगा प्रकट, और वो क्या करेगा, आधी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देगा। ये जो कम्युनिज्म जो चाइना में और रशिया में आया, उसमें कितने लोगों ने जान गंवाई है, 10-15 करोड़ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस तरह के भयानक रेवोल्यूशन इस दो देशों में आए हैं। क्यों? क्योंकि जो शासक वर्ग था वो कम्प्लीटली जो गरीब लोगों की बातों को इग्नोर करता था। तो इसके लिए अमेरिका में ही देखिए कि वो जो आज का जो प्रेसिडेंट है, वो उसको लोग इलेक्ट करके ले आए, इतनी बुद्धि होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो एक लार्ज स्केल पॉपुलस जो होती है, उसकी डिमांड को आप कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे, बोलेंगे कि जो मैं कहूँगा वही सही है। तो फिर वे लोग क्या करेंगे, एक ऐसे पागल को इलेक्ट करके ले आएंगे कि जो आपका पूरा घर जला देगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि लेट अस मैनेज दिस वाइल्ड फायर अवरसेल्व्स। हम खुद ग्रास रूट पे जाए, हम खुद जा कर के इस तरह की धुनी जलाए, इस तरह का वाइल्ड फायर जलाए कि जितना भी ये कचरा है, जितने भी सूखे पत्ते हैं, सबको भस्मीभूत कर दे, जंगल को फिर से प्रिस्टाइन लेवल पे लेके आए, और इस धुनी में से, इस अग्नि में से नए भारत का नवनिर्माण होगा। And the solution of the problem is not so easy as it is a big and vast one। किंतु ये सब बोलने की बातें हैं, इस सब सॉल्यूशन इजी नहीं होते हैं। प्रॉब्लम बहुत विशाल है। भारत की पॉपुलेशन उसी समय 30 करोड़ थी, आज 150 करोड़ है, सबसे पॉपुलस कंट्री है। ऊपर में से ये मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस नेशन है। इस नेशन में सबको एक सब पब्लिक ओपिनियन खड़ा करना किसी एक पॉइंट के ऊपर में, वो भी बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो बड़ा है, बिग एंड वास्ट, बहुत बड़ा है, बड़ा ही विस्तृत है। बी नॉट इन ए हरी। ऐसा मत सोचो कि मैं 10-15 साल में ये सब ठीक कर दूंगा। शांति से, आराम से काम करो, अपनी अकल को ठिकाने रख के काम करो। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन नोन सेवरल 100 ईयर्स। पिछले कुछ 200-300 सालों से हमको पता है कि यह प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्वामी जी इंटरेस्टिंगली यह सेंटेंस जो है, दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन नोन सेवरल 100 ईयर्स,
ये इम्प्लाई करना चाहते हैं कि दूसरे भी कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम के रूट तक गए हैं, आध्यात्मिकता से भारत की भूमि का सिंचन करना, इस बात को समझे हैं। तो ये जो रिलीजियस ये आया था ना, वेव आया था ठाकुर के आने से पहले, बहुत सारे संत महात्मा भारत में प्रकट हुए थे। और कितने ही कोने में जाइए, कितने ही हर गांव में, हर शहर में आपको कोई ना कोई संत मिल जाएगा जिन्होंने चुपचाप शांति से ग्रास रूट लेवल पे यह सब कार्य किया है। तो ये स्वामी जी का ये इंसाइट है कि पिछले 200-300 सालों से साइलेंटली एक आध्यात्मिक ज्वार आया है, एक स्पिरिचुअल वेव आया है, एक शांति से चुपचाप कितने ही सारे साधुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने, योगियों ने भारत की इस भूमि का सिंचन किया है आध्यात्मिकता से। तो इसलिए देखिए कि मैं भी कभी कभी सोचता था कि ये रामकृष्ण मिशन में जब आया था ज्वाइन करने को, दैट वाज समवेयर अराउंड इन 2003-2004। तो मैं सोचता था कि रामकृष्ण मिशन नियरली 100 ईयर्स से 1897 से कार्य कर रहा है, तो क्या हमने किया है। आजकल तो ज़्यादातर लोग हमको पहचानते भी नहीं है। एटलीस्ट इंडिपेंडेंस का समय था कि ये प्राइम मिनिस्टर है वगैरह, हमको पहचानते भी थे, तो एटलीस्ट एक था कि चलो एक लोगों में अवेयरनेस थी, स्वामी जी के प्रति एक था, श्रद्धा था। आज आप देखिए कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से कितने लोग रामकृष्ण मिशन के प्रति सहानुभूति संपन्न होगी या तो हमारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते होंगे। 1 करोड़ यदि होगा फिगर, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी फिगर है। तो मैं सोचता था कि ये पिछले 100 सालों में रामकृष्ण मिशन ने किया क्या है। कुछ चंद स्कूल चलाते हैं। हमारी स्कूलों में से यदि कितनी स्कूल होगी, हमारी स्कूलों में एट ए टाइम कितने स्टूडेंट पढ़ते होंगे, 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट ट्रीटमेंट लेते होंगे, 10-15 लाख एट द मोस्ट। तो हमने क्या, कोई इम्पेक्ट तो है नहीं भारत देश के ऊपर में। किंतु यहाँ पे क्या है ना, देखिए स्वामी जी कहते हैं बी नॉट इन अ हरी, कोई जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करने से अपना क्वालिटी डाउन हो जाएगा। दूसरा कि हमारी खुद की जो आध्यात्मिक जर्नी है, ये पहले ही स्वामी जी ने कह दिया कि देखिए गुड एंड इविल आर 2 एस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉइन। ये इष्ट और अनिष्ट एक ही सिक्के की 2 बाजुएं हैं। यदि आप यह कहेंगे कि मैं अपनी आध्यात्मिक जीवन को सेक्रीफाइस करके सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा, तो ये कुत्ते की पूंछ है, वो कभी सीधी नहीं होने वाली। आपको तो वर्क दिस सेवा कार्य इट्स मोर सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव। ये कार्य करते करते हमको अपना खुद का चरित्र है, अपनी खुद की आध्यात्मिकता है, उसको बिल्डअप करना है। इसलिए स्वामी जी यहाँ पे ये पोषण देते हैं, एक चेतावनी देते हैं, पहले से ही बता के रखा है कि देखो ये पहले तो 2 चीज़ समझ लो, कुत्ते की पूंछ की तरह है। इष्ट और अनिष्ट का जो परसेंटेज है 50-50% सभी युग में इतना ही रहा है। ऐसा मत सोचिए कि आप यदि गरीबी हटा देंगे तो फिर बाकी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। अमेरिका का उदाहरण है, $87,000 पर कैपिटा, गरीब तो रेयर होंगे किंतु फिर भी उतनी समस्याएं कितनी सारी है। तो रूमेटिज्म की तरह पैर में से हटाएंगे तो हाथ में आएगा, हाथ में से हटाएंगे तो गर्दन में जाएगा। तो ये दर्द तो रहने ही वाला है, दूसरे एक न दूसरे स्वरूप में रहने ही वाला है। इसलिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक जीवन, कैरेक्टर बिल्डिंग ठीक रखना है और साथ में फिर एक स्टेडी लक्ष्य रख करके कार्य करते जाना है। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन नोन सेवरल 100 ईयर्स। कुछ सालों से, 200-300 सालों से हमको पता है कि यह प्रॉब्लम कार्यरत है। और अभी देखिए कि स्वामी जी ने ये जो सब पूरा कहा, कंपेयर टू दैट आज उसको कितना 100+ ईयर्स बीत गए हैं। तो फिर ये 100+ ईयर्स में हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं स्वामी जी के इस आइडिया को लेकर के, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टडी रहेगा। देखिए कि ज़्यादातर, खास करके एटलीस्ट पिछले 10 साल में जो हम देख रहे हैं कि भारतीय आध्यात्मिकता है उसको जैसे कि एक नवजीवन मिला है। मैं जब घर में था तो उस समय क्या था कि मेरे घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते थे। तो हमारी एक एडवर्टाइज एजेंसी हुआ करती थी, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर आते थे।
तो मैं बड़ा एकदम इंटरेस्ट से न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, पॉलिटिकल आर्टिकल है, वो पढ़ता रहता था। और एक समय मुझे इस एक तरह का ये डिप्रेशन आ गया था कि भारत का कभी कुछ होने वाला नहीं। वो सब कोलिशन गवर्नमेंट, करप्शन करप्शन क्या सब चल रहा है भारत का, बस भारत तो अब गड्ढे में गया, ऐसा मैं सोच रहा था। उसके बाद मैं साधु बन गया। 10 साल की इतना मैंने न्यूज़पेपर वगैरह सब पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि मोनेस्टिक लाइफ इतना डिफ़िकल्ट है, मुझे बाकी सब भी स्टडी करना था। तो ये सब, और फिर मैंने जब आखिर में राजकोट में मेरा पोस्टिंग हुआ, तब से लेकर के फिर से मैं थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। आई वॉज सरप्राइज कि भारत में किस तरह का एक रेवोल्यूशन आ गया है। ये भारतीय आध्यात्मिकता को जिस तरह का सम्मान फिर से मिलना शुरू हुआ है, वो एक बड़ी ही आश्चर्य की बात है। जैसे कि वो फिनिक्स की तरह भारतीय आध्यात्मिकता को जैसे किसी ने ये भस्मीभूत कर दिया हो, उसमें से फिर से ये प्रकट हुई है। नहीं, पिछले 10,000 सालों में कितनी बार हमारी आध्यात्मिकता पे आक्रमण हुआ है, तो हमारा सब नाश कभी नहीं हुआ, तो आज थोड़ी ना होने वाला है। किंतु क्या है, कभी कभी ऐसा डिप्रेशन आ जाता है। तो देखिए कि अभी जैसे कि योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, किस तरह से पूरे विश्व में हमारा जो योग सिस्टम है उसको एक तरह की सराहना मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रहा है। मैं कभी कभी ये इंटरनेशनल योगा डे के बारे में लोगों को कहता हूँ कि देखिए, बहुत बड़ा एक यह है कि हम लोग क्या है कि कभी अपने को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। हमारे पास में वेल्थ, एटलीस्ट मॉडर्न इंडिया जो है वो वेल्थी है कंपैरेटिवली। अपना जीडीपी नंबर 5 है, 5th लार्जेस्ट अपना इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट हो जाएंगे। किंतु कंपेयर टू दैट, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमको जो एक प्रोजेक्ट करना चाहिए अपने कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी ये स्पिरिचुअलिटी को, उतना कुछ हम लोग नहीं करते हैं। सो व्हाई इज दैट, आई डू नॉट नो। किंतु ये इंटरनेशनल योगा डे इज़ वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल्स कि वेयर वी हैव प्रोजेक्टेड आवर स्पिरिचुअलिटी, आवर कल्चर एंड आवर सिविलाइजेशन। तो लोग क्या कहते हैं पता है क्या, रे वे लोग तो सिर्फ आसन करने को आते हैं, हेल्थ वगैरह देखने के लिए वे लोग इम्प्रूव करने के लिए योगासन करते हैं, इसमें स्पिरिचुअलिटी जैसा कुछ नहीं है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट है कि देखिए, ऐसा करके ही तो आपको प्रवेश करना है ना लोगों के घर में, लोगों के मन में। आप कहेंगे कि आप हिंदू हो जाइए, क्राइस्ट को छोड़ के कृष्ण का भजन गाना शुरू कर दीजिए, वे लोग थोड़ी ना गाने वाले हैं यह सब। ये स्वामी जी जो अमेरिका गए, खास करके फिलोसॉफी और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ योगा, इन द फॉर्म ऑफ वेदांता, तो इसका प्रचार उन्होंने क्यों किया? ऐसा क्यों नहीं ठाकुर का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया? रेयरली ठाकुर का नाम लेते हैं। माई मास्टर जैसे कुछ कुछ लेक्चर है जो कि आखिरी समय में उन्होंने दिए हैं। बाकी शुरू में तो ये योग और वेदांत के प्रचार पे ही उन्होंने फोकस किया है। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी स्पिरिचुअल फिलोसॉफी है इन द फॉर्म ऑफ वेदांता, एंड ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, साइंटिफिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ योगा, ये लोग इजीली कैप्चर करेंगे। किंतु आप ये लोग, आप यदि जाकर के ऐसा कहेंगे कि क्राइस्ट को छोड़िए, रामकृष्ण का भजन स्टार्ट कर दीजिए, रामकृष्ण के नाम का मंत्र ले लीजिए, तो वे लोग कहेंगे कि आपके पास में वो है तो हमारे पास में ये है, हाउ कैन यू प्रूव ही इज़ बेटर, है ना। तो वो पर्सनालिटी का क्लेश ना हो, इसके लिए स्वामी जी ने योग और वेदांत पे फोकस किया है। तो दिस इज हाउ वी एंटर देयर होम। अदरवाइज तो अभी भारत में ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप हमारा धर्म स्वीकार कीजिए, विदेशी धर्म वाले वे लोग कहेंगे अच्छा आपके पास में खाना नहीं है, हम खाना देंगे। रांची का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ट्राइबल गांव में मैं जो घूमता था, वे लोग कितना अच्छा कार्य कर रहा है, हम देखेंगे तो हमको सराहना करनी पड़ेगी। जहाँ पे कोई हिंदू पैर नहीं रखता है, अपर कास्ट न कि ये जो सिटी का, वहाँ पे ये लोग चले जा करके वहाँ पे वे लोग ट्राइबल लोगों के साथ में काम करते हैं। वी शुड अप्रिशिएट देम एंड वी शुड लर्न फ्रॉम देम कि किस तरह से हमको खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस करके ये ट्राइबल एरियाज में जाना चाहिए, उनके जेन्युइनली उनके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। फिर आप कहिए कि किस तरह से वे लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, किस तरह से वे लोग अपने धर्म को नहीं स्वीकार करते हैं। सो दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम कि पहले तो और कुछ बोल करके, जैसे कि अपने ये जो चैतन्य देव है, मागुर माछेर झोल जुगती मेहर कोल बोल हरि बोल। मागुर माछ अर्थात कि मागुर नाम की मछली है, उसका जूस पहले उसका वो याद दिलाया। एक युवती लड़की है, उसको पहले याद दिलवाया, फिर वो याद आने से वो आपके घर में जैसे ही आएगा सीधे उसको बोल हरि बोल बुलवा दिया, हरि बोल बुलवा दिया। तो
क्या है कि इसी तरह से आपको लोगों के हृदय में प्रवेश करना है और धीरे धीरे करके उसके माध्यम से आपको डीपर स्पिरिचुअल ट्रूथ जो है वो सिखाना है। आज भी योगा जर्नल बोल करके एक है, मैंने पहले भी उसका बताया था। आप देखिए कि योगा जर्नल चलाने वाले हैं वही अमेरिकन, उसका रीडरशिप भी पूरा अमेरिकन है। उसको आप पढ़ेंगे, देखिए कि वो धीरे धीरे करके योग सूत्र उसमें आर्टिकल आते हैं कि अच्छा ये योग सूत्र का ये सूत्र है, फिर उसका यह अर्थ है, फिर ये प्रणव ओंकार का चैंटिंग करते हैं उसका यह अर्थ है, हम लोग जो नमस्ते बोलते हैं उसका यह अर्थ है, ये संस्कृत के ये जो शब्द है के बाद एक आसन, ये आसन वे लोग इंसिस्ट करते हैं कि हम लोग उसका अमेरिकन इंग्लिश नाम नहीं बोल करके, ये डाउनवर्ड डॉग न कि ये वॉरियर ऐसा नाम नहीं दे करके एक्चुअल उसका जो नाम है वज्रासन है, शशांकासन है, ये संस्कृत नाम यूज़ करें। तो धीरे धीरे करके ये रेवोल्यूशन आ रहा है। वी हैव टू बी पेशेंट। धीरे धीरे करके हमको अपनी आध्यात्मिकता को इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट करना है और यहाँ पे डाउनवर्ड लेवल पे, ये जो ग्रास रूट लेवल पे प्रोजेक्ट करना है। वो जो स्वामी जी कहते हैं ना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ मियर, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट इंडिया शुड कॉन्कर द वर्ल्ड विथ इट्स स्पिरिचुअलिटी। तो और स्वामी जी कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंगली, स्वामी जी क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि पहले अपने घर को ठिकाने पे लाओ, बाद में जब जाकर के विदेश में योग वेदांत का प्रचार करना। भारत में ही इतनी गरीबी है, आप विदेश में जाकर के क्या प्रचार करने वाले हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की बातों को मत सुनिए। जो लोग दूसरे के लिए कार्य करते हैं दे वर्क मच बेटर। स्वामी जी का खुद का उदाहरण देखिए। स्वामी जी यदि अमेरिका नहीं गए होते, यूरोप नहीं गए होते, तो मुझे डाउट है कि रामकृष्ण मिशन इतनी सक्सेस प्राप्त करता। जो रामकृष्ण मिशन का आज का जो पावर है, एक जनसाधारण, उसी समय जनसाधारण में जो एक उसको ये मिला था, फेवर मिला था, एक ये रिकॉग्निशन मिला था, उस समय भी नहीं मिलता। विदेश जा कर के आए तब लोगों ने देखा कि हाँ, इसके स्वामी जी के भीतर में सही सही सत्व है, सही सही ओजस है, सही सही दम है, मर्दानगी है। तभी तो जाकर के विदेश की धरती पे ये योग और वेदांत का झंडा गाड़ के आए हैं। तब कहीं जाकर के स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, वी बिकेम सक्सेसफुल। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को मत सोचिए कि पहले अपना घर ठिकाने लाओ, पहले भारत में से गरीबी दूर करो, बाद में विदेश में जाकर के योग वेदांत सिखाना। स्वामी जी कहते हैं दोज हु वर्क फॉर अदर दे वर्क फार बेटर। ये आप दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो सेल्फलेसली यदि कार्य करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता 1000 गुनी बढ़ जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज नीडेड टुडे। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे हमको अपनी आध्यात्मिक धरोहर, स्पिरिचुअल हेरिटेज को प्रोजेक्ट करना है, एंड सेकंड एट द सेम टाइम ग्रास रूट लेवल पे हमको इसको लेके जाना है। क्योंकि स्वामी जी का जो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन है उसका परफेक्ट मॉडल हमको वो गदाधर पाठशाला या तो फिर ये दक्षिणेश्वर पाठशाला में देखने को मिलता है। किस तरह से ठाकुर एक के बाद एक सभी लड़कों को उनका संस्कार समझ करके एजुकेट करते थे। इसकी क्या साधना है, किसका क्या घर है। हमने जैसे कि ये कथामृत में कल लास्ट वीक देखा था कि ठाकुर ने मास्टर महाशय का घर बता दिया, फिर ये इसका क्या घर है, अपना राखाल का, राजा महाराज का, स्वामी जी का क्या घर है, वो सबका घर पता है। कोट एंड कोट घर का अर्थ है कि उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के अनुसार उसकी प्रैक्टिस। तो ये दोनों ठाकुर उसका पर्सनल संस्कार देख करके बता सकते थे। आज का ये जो कुकी कटिंग एजुकेशन है, मास एजुकेशन, उसमें ये स्टूडेंट का प्रोफाइल क्या है, उसका साइकोलॉजिकल मार्कअप क्या है, उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। सबको एक ही चीज़ करनी है। हालांकि आजकल की मॉडर्न कुछ स्कूलों में काफ़ी इस तरह से इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है, किंतु मैं जिस तरह की स्कूल में पढ़ा था कि 70-80 लड़के क्लास में बैठे हैं, टीचर आते हैं, कुछ बोल के चले जाते हैं, 70% बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता था। सो वी शुड मेक एजुकेशन। अभी यदि आप ये कहेंगे कि ये लेटर मैंने पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर लोगों को आती है, आज क्या कहेंगे कि भारत में एजुकेशन परसेंटेज कितना है, 70% न कि इतना कुछ है,
चाइना में 90% लोग लिटरेट है, भारत में लिटरेसी का परसेंटेज 70 न कितना कुछ है। तो इतने सारे लोग तो एजुकेट हो गए हैं अभी, और एजुकेशन का क्या कार्य है? तो एजुकेशन की सिस्टम को तो अपग्रेड करना है ना। रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक, 3R इसको कहते हैं कि एजुकेशन में 3R होने चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक। तो इस वी हैव टू गो फार बियॉन्ड दिस 3R से 3H है, हेड, हैंड एंड हार्ट। एंड वी हैव टू गो इवन बियॉन्ड दैट कि बचपन से ही लड़का यदि मान लीजिए कि ध्यान करना सीखता है, मन को एकाग्र करना सीखता है, योगिक सब रहस्य, आसन, प्राणायाम करना सीखता है, पहले ही स्टैंडर्ड से, बाल मंदिर से ही यह सब सीखता है, तो फिर देखिए कि ग्रेजुएट होने के समय में उसका जो चरित्र गठन है वो कितना हो जाएगा। फिर वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो राजनीति में जाए, चाहे इंडस्ट्री में जाए, कॉरपोरेट सेक्टर में जाए, बैंकिंग सेक्टर में जाए, साइंटिस्ट बने, सोल्जर बने, टीचर बने, बिजनेसमैन बने, डज नॉट मैटर, ये हाउसवाइफ बने, जिस क्षेत्र में ये स्टूडेंट्स जाएंगे अपनी ये जो यूनिवर्सिटी में से, गदाधर पाठशाला में से निकले हुए बच्चे, दे विल बी सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड। तो दिस इज द आइडियल। तो इस आइडियल को एस्टैब्लिश करने के लिए अभी तो बहुत सारे साल हमारे सामने है। वी हैव टू, एक तो क्या है कि मेरे साथ में खास करके ऐसा होता है, मैंने जब रांची छोड़ा था तो मैं एकदम डिस्पेयर होकर के छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो स्वामी जी का आइडिया है, ये ठाकुर जिस तरह से दक्षिणेश्वर में अपने बच्चों को, ये यंग लड़कों को सिखाते थे, इस तरह की पाठशाला सभी गांवों में एस्टैब्लिश की जाए। तो हमारी पाठशालाएँ थी, रूरल नाइट स्कूल थे, ये सर्व शिक्षा अभियान के सेंटर्स में मैनेज करता था, मोर देन 300-400 सेंटर्स में मैनेज करता था। किंतु मैंने देखा कि देखिए कि पहले तो अपनी पास में ट्रेन मैन पावर नहीं है, ठाकुर के समकक्ष तो छोड़ ही दीजिए, किंतु एटलीस्ट ठाकुर को समझने वाला तो कोई टीचर होना चाहिए। ऐसे टीचरों का अभाव है, स्टूडेंट्स यदि आते हैं तो फिर उन लोगों में कमिटमेंट का अभाव है, जो थोड़ा बहुत हार्डवर्क करना होता है। यदि कुछ भी कहेंगे कि हाँ चलो ये स्तोत्र पाठ करते हैं, गीता मुखस्त कर लो वगैरह वगैरह, इमीडिएटली ये लोग भाग जाएंगे, स्टूडेंट भाग जाएंगे, उसको करेंगे ही नहीं। तो ये कमिटमेंट का अभाव मैंने देखा। यहाँ पे भी देखिए कि मैं स्टूडेंट्स का क्लास लेता हूँ, तो अभी कल की ही बात है, जनरली क्या होता है 6 बजे का क्लास है, तो मैं बड़ा ही मैंने क्या कहेंगे कि मैं जी जान लगा करके मैं उनको सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठाकुर माँ स्वामी जी है, अपनी आध्यात्मिक कहानियाँ हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लड़कों में अच्छा एक रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कल मुझे इतना एक रूड शॉक लगा, मैं गया था वहाँ पे क्लास लेने के लिए। अब ये जो टीचर होते हैं वहाँ पे क्लास ऑलरेडी चलता है कंप्यूटर कोचिंग का, तो वो टीचर क्या करेंगे, 6 बजे तक क्लास लेंगे, फिर 6 बजे जैसे ये 6 बज गया वो कहेंगे कि अभी ये कंप्यूटर का क्लास समाप्त हुआ, अभी ये प्रेयर क्लास हो रहा है तो प्रेयर हॉल में जाइए। अभी ये टीचर के साथ में मुझे कुछ काम था, तो मैंने उसको 10 मिनट पहले बुला लिया ऑफिस में कि तुम आओ मेरे साथ में बात करो। तो टीचर ने अपना क्लासरूम 10 मिनट पहले छोड़ दिया। अभी ये जैसे मेरे साथ में बात कर रहा है, 6 बजे मैं प्रेयर हॉल में गया, इस अपेक्षा के साथ में सभी स्टूडेंट वेट करते होंगे, 10 मिनट पहले छुट्टी हो गई है तो क्या है, हो सकता है लेबोरेटरी में बैठ कर के थोड़ा प्रैक्टिस करें कंप्यूटर का, बाद में आएंगे। जाके देखा तो कोई वहाँ पे नहीं था। आई वॉज सो सरप्राइज। मुझे दुख भी हुआ कि देखिए मैं इतना मेहनत करके इन लोगों के लिए क्लास लेता हूँ, किंतु ये लोग 10 मिनट वेट नहीं कर पाए कि चलो आज का क्लास मिस नहीं करना है। जैसे हुआ कि 10 मिनट पहले टीचर चले गए तो ये लोग सब उठ करके भाग गए वहाँ से। ये भी एक है कि आप हम लोग, ये जो मैंने रांची का जो ये फ्रस्ट्रेशन मुझे फिर से याद आ गया कि हम इन लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, किंतु फिर भी वहाँ पे ट्राइबल लोगों का, यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स जो होना चाहिए उससे 1/10 रिस्पॉन्स भी हमको नहीं मिलता है। हमारे मुंह पे बोलेंगे अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, किंतु जैसे ही उनको मौका मिला भाग जाएंगे। क्योंकि क्या है कि जो ह्यूमन नेचर है, इनडिसिप्लिन ह्यूमन नेचर, मुझे भोग विलास करना है। भोग विलास इन लोगों की दृष्टि से क्या, एक क्लास में बैठे रहना तो एक मेंटल डिसिप्लिन है, उसकी बजाय है स्कूटी लेकर के भागो यहाँ से, तो घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ सामने बीच है वहाँ पे टहलने को जाएंगे, डू वॉट एवर, बट यू डोंट वॉन्ट टू डिसिप्लिन योर माइंड।
तो यह एक जो मैंने देखा है, हम लोग सोचते हैं कि ये गरीब लोग राह देख करके बैठे हैं कि जब उनके पास में, जैसे ही हम उनके पास में जाएंगे वैसे ही वे लोग बड़ा ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, किंतु ऐसा नहीं है। उन लोगों के भीतर में जो इनडिसिप्लिन जो मैंने देखा है कि कोई भी एक सिस्टमेटिक काम करने को बोलेंगे, उसके प्रति एक जो रेजिस्टेंस जो मैंने देखा है वो बड़ा ही भयानक है। रांची में मैं जब भी उनको कहता था कि आपको यह उन्नत किस्म का ये सीड्स मिल रहा है तो इसको आप अपने आपस में बांटिए, और बांटेंगे तो रजिस्टर मेंटेन कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये जो आपको ये जो पशुपालन के लिए जो हम लोग दे रहे हैं, चिकन है या बकरा है वगैरह, तो उसको संभालिए, उसका आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अभी ये दे करके मैं एक सप्ताह के बाद में, एक महीने के बाद में जाऊंगा, मैं पूछूंगा अच्छा वो बकरा कहाँ गया, तो ये बोला सांप ने उसको काट लिया इसलिए मर गया। तो मैं सोचता हूँ कि सांप ने काट लिया, हो सकता है, ट्राइबल एरिया में सांप तो घूमते रहते हैं। फिर वो जो मेरे साथ में जो वॉलंटियर्स आते हैं वो भी तो ट्राइबल है, उनको मेंटालिटी अच्छे से पता है। मुझे बोलेंगे छुपके से, महाराज इन लोगों ने काट के खा लिया है उसको थोड़ी ना सांप काटने वाला है तो देखिए कि हम लोग देते हैं ये सब चीज़ें। अभी सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिए हैं तो उसको खाना पका करके भात बना करके खा लिया। तो दैट इज़ व्हाट मुझे बहुत फील होता था भीतर से कि हम लोग यदि इतनी मेहनत करते हैं तो सामने इतना रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को देखिए कि स्टूडेंट आते हैं इसलिए क्योंकि वे लोग हमारे कोचिंग क्लास में आते हैं। मैं कितना ही अच्छा उनको पढ़ाऊँ, यदि उनको वॉलंटियरी बिठाना चाहूँगा कि आपकी इच्छा है तो आइए, तो ये जो 15-20 में से मुश्किल से 2-3 स्टूडेंट बैठे रहेंगे। मैंने कल देखा था कि 3 बैठे थे, वो तीनों वृद्ध थे कोचिंग क्लास तो सबके लिए ओपन है, यंग और ओल्ड सभी के लिए। तो जो 3 लोग मेरी राह देख रहे थे, वो 10 मिनट पहले छुट्टी हो गया, तो 10 मिनट जिन लोगों ने वेट किया, सभी तीनों के तीनों सीनियर सिटीजन है, तीनों रिटायर थे, तीनों रिटायर है। और वो जो एक स्किल अपग्रेडेशन न कि ऐसा कुछ के एंगेजमेंट मिलता रहे बोल के कंप्यूटर सीखने के लिए आता है। तो 3 सीनियर सिटीजन बैठे थे और जितने यंग थे सब भाग गए थे। सो दैट इज़ अनदर कि एक है कि ये जो स्वामी जी कहते हैं ना, बी नॉट इन ए हरी, ये प्रॉब्लम इज बिग एंड वास्ट, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे सिर्फ सर्कमस्टेंसेस अमीर लोगों की या तो अपर क्लास लोगों की निगलेक्ट सिर्फ इतना ही कारणभूत नहीं है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग को सहाय की सही सही में ज़रूरत है, उन लोगों को अपने को खुद को डिसिप्लिन करके एक सिस्टमेटिक मैनर में अपना खुद का डेवलपमेंट करना है। वो सेंस नहीं है तो कम लोगों में है, वो 100% नहीं है, या तो फिर हमारी जितनी अपेक्षा है उतनी नहीं है। सो दैट फ्रस्ट्रेशन वी हैव टू डील विद। अब प्रैक्टिकल फील्ड में जब जाएंगे तो यह सब फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, ये जो स्वामी जी का जो पहले वाला जो पॉइंट था कि इष्ट और अनिष्ट इस जगत में इतने 50-50% है, आप 100% कभी भी समाज को सुधारने ही वाले हैं। यह बात मैं जब रांची गया था मुझे समझ में नहीं आ रही थी, या तो मुझे मेरा स्टडी में वो एक गैप रह गया था। मैं यह सोच के गया था कि ये गरीब लोग बस राह देख करके बैठे हैं कि कब हम लोग जाए, कब हम उनको हेल्प करें। किंतु वहाँ जा कर के एक के बाद एक इतने सारे फ्रस्ट्रेशन मैंने देखे। बाद में भी मैं ये गदाधर अभ्युदय प्रकल्प चलाता था लिमड़ी में, यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्लास ले रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन विल बी आवर कॉन्स्टेंट कंपेनियन। जो लोग लोकहित का कार्य करना चाहते हैं उन सब के लिए फ्रस्ट्रेशन को उन्हें आना ही आना है। जिनको हम सहाय कर रहे हैं वे लोग एक समय तो जैसे कि हमको हम दगा दे करके या तो फिर बिट्रे करके चले जाएंगे, दैट वी ऑल हैव टू एक्सपेक्ट इन द एडवांस। और फिर जा कर के यह समझ करके कार्य करना है कि ये सिर्फ समाज सुधारना का कार्य नहीं, दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग भी साथ साथ में करना है, स्पिरिचुअलिटी अपने में भी जागृत करना है और दूसरों को भी स्पिरिचुअलिटी देनी है। तो ड्यूअल एजेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार की तरह है। ये जितने भी रिफॉर्म वर्क है अपने पे भी करने चाहिए और उनके ऊपर में भी करने चाहिए। दैट वे वी विल नॉट बी डिप्रेस और वी विल नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड बाय फ्रस्ट्रेशन और दी फेलियर्स। तो आ जाइए तो नेक्स्ट पॉइंट कल देखते हैं। होगम दिशा दिशा ते परिमान दस शरीर टीचर का जो कार्य है वो मेन कार्य है
क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन भी, फेलियर्स भी सहन करने हैं, और इतना मेहनत करके जो बच्चों को पढ़ाते हैं, यदि आधे फेल हो जाएंगे तो उनको तो दुख होगा ही होगा। और अगेंस्ट दैट अभी आज की जो सिस्टम है उसमें क्या है कि सभी को पास कर दो, तो विच इज़ इवन मोर डेंजरस, आप अलर्ट होना भूल जाएंगे। सो बोथ वे है कि यदि बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और यदि सबको पास कर देंगे, ऐसा पॉलिसी बना दिया है, तो फिर हम लोग फिर जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं करेंगे, ये सोच कर के कह रही है तो पास होने ही वाले हैं, व्हाट डज इट मैटर। तो वो एक है कि दोनों तरह से यह सब टीचर के लिए इश्यूज है। ये जो मैं कंप्यूटर क्लास में जाता हूँ ना, तो मैं स्टूडेंट्स को पूछता रहता हूँ कि व्हाट इज़ योर मैंने होप्स क्या है, एस्पिरेशन क्या है, या तो फिर मैं जब क्लास लूँगा तो प्रश्न करो, वट एवर यू वॉन्ट टू नो। मैंने सिर्फ रिलीजियस नहीं, अपना इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न, कॉरपोरेट, मुझे थोड़ा बहुत पता है, आई विल शेयर विथ यू। तो मैं देखूंगा, मैंने झोंबी की तरह बैठे हैं, कोई जैसे चेहरे पे नो चेंज। यहाँ पे हम लोग ने कुछ यूथ सेमिनार किए थे, मैं जब यहाँ पे आया था नया नया, उस समय सेमिनार चल रहे थे, तो बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर को पूरे आंध्र प्रदेश में से बुला करके हमने बुलाया, उनको कहा कि ये स्टूडेंट है, उसको आप सिखाइए। तो मैंने ऐसा अपॉर्चुनिटी यदि आपके पास में आता है, हु आर इंडस्ट्री लीडर्स, हु आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, यू आस्क देम समथिंग, एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट नहीं करेगा, अद्भुत बात है। और हमारे यहाँ पे तो ये फ़ी भर के आते हैं, हम लोग तो फ्री में सिखाते नहीं, क्योंकि हमको पता है कि फ्री एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहा। 3,000 रुपया ने की समथिंग हम 2 महीने के लेते हैं, उसमें भी आधे दिन छुट्टी लगाएंगे और पूछेंगे क्यों नहीं आए, तो भाई ऐसा बहाना करेंगे कि फिर दूसरे दिन आपकी पूछने की इच्छा ना हो। अच्छा आपने रुपया भरा है, नहीं आना है तो बताओ, मैं क्या कर लूँगा। तो न एक तरह का अपेथी बोलो, न कि एक तरह का तमस बोलो, ऐसा आ गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है, या तो रिजर्वेशन में कुछ पालो या तो फिर शॉर्टकट करके कुछ निकाल लो, मेहनत करने से कोई लाभ नहीं, ऐसा एक बड़े लंबे मैंने लार्ज स्केल लोगों को लगने लगा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ये जो ने आपने कहा कि लेक ऑफ एस्पिरेशन, ये मैंने भी नोट किया है, वेरी डेंजरस, कि मेहनत करके आदमी आगे निकल सकता है, ये बात यदि विश्वास करना बंद कर देंगे, देन वी विल लूज एवरीथिंग। सभी चीज़ों में शॉर्टकट, सभी चीज़ों में शॉर्टकट। ये जो जनरेशन थी ना, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन, या तो फिर हमारी जनरेशन है जो हम आज 40-50 तक पहुंचे हैं, और ये आज की जो जनरेशन है, ये पोस्ट मिलेनियल जनरेशन, ये जनरेशन में इज़ अ वेरी डिफरेंट जनरेशन। कि हम लोग जो हार्ड वर्क का जो वैल्यू सीखे हैं, हार्ड वर्क करके कुछ पा सकते हैं, उनको ऐसा लगता ही नहीं है। और ये सिर्फ ये मैंने सांसारिक क्षेत्र में नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको शॉर्टकट करके स्पिरिचुअल बेनिफिट लेना है। कौन से मंदिर में जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन सा स्नान करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन सी विधि करवाएंगे तो होगा, तो वो सब करवाएंगे। किंतु आप इनको बोलेंगे कि सत्य वचन पालन करो, थोड़ा बहुत ब्रह्मचर्य, मन को डिसिप्लिन कर दो, थोड़ा बहुत जब ध्यान मेडिटेशन कर दो, प्राणायाम आसन कर दो, तो बिल्कुल नहीं। दैट इज़ रियली डेंजरस। दूसरा दूसरा इश्यू क्या होता है पता है, कि हम लोगों को अपने पे ने ये हो जाता है, डाउट आ जाता है। मैं इन लोगों के साथ में, जो स्टूडेंट्स के साथ में बात करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि अच्छा देखिए, सदगुरु यदि बोलेगा तो इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वो श्री श्री बोलेगा तो इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ये लोग मेरा 15 मिनट का क्लास सुनने में यदि मौका मिलेगा तो भाग जाएंगे, ऐसा है। दैट मीन्स आई एम सम हाउ इनएडिक्वेट, I do not have anything better to tell them, or they feel that I have nothing to teach them. So that feeling of inadequacy, that feeling of imperfection, वो अपने मन में घुस जाएगी कि झूठ मूठ का मैं इतना मेहनत करके मैं क्लास ले रहा हूँ, इनके पीछे में दौड़ रहा हूँ, नहीं सीखना है तो मत सीखो, जब मुझे क्या है, लेट मी मैनेज माई ओन लाइफ। वो भी एक आ जाता है नेगेटिव फीलिंग अपने में। देन वी हैव टू सेल्फ मोटिवेट अवर सेल्फ। दूसरों को तो मोटिवेट छोड़ ही दीजिए, आखिर में आपको सेल्फ मोटिवेट होना होगा, देन यू कैन कैरी ऑन ऑल दिस एक्टिविटीज। ये जो हमने कहा ना कि डिफिकल्ट टू चेंज द पीपल, इट इज इक्वली डिफिकल्ट टू चेंज अवर ऑर्डर। ये 100 ईयर का हिस्ट्री है पीछे में। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट ओवरनाइट। ये जो फ्रस्ट्रेशन में फील करता हूँ कभी कभी, कि मैंने सी
potential wise our movement is philosophical depth, talent. अपने सातों श्रीश महाराज को देखिए, आयन को देखिए, ये अपने विश्वरूप महाराज को देखिए, टैलेंट वाइज, पोटेंशियल मैंने फिलोसॉफी वाइज, डिविनिटी वाइज हम किसी से कम नहीं है. इनफैक्ट वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. टॉप 10 में हमारा नंबर आएगा, इतना अपने पास में ये कैपेसिटी है. इन स्पाइट ऑफ दैट अपना जो प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी है इट इज़ मिनस्कर, लिटरली मिनस्कर. आजकल के ये जो लाइफ कोच का आपने उदाहरण दिया, मैं अवर साधु कैन बिकम फार मोर बेटर लाइफ कोच. अभी एक आईआईटी बाबा चल रहा है, अपने ऑर्डर में 100 आईआईटी वाले बैठे हैं, किंतु एज इफ के उनका कोई मतलब इनविजिबल है. यार एज फार एज द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज कंसर्न, वो एक पागल एक आईआईटी ड्रॉप आउट वॉट एवर वो जो होगा, वो एक जो स्टेटमेंट देता है पूरा नेशनल मीडिया उसके पीछे दौड़ता है. अपने यहाँ पे 100 आईआईटी वाले बोल के इकट्ठा होकर के 100 स्टेटमेंट भी देगी तो भी कोई सुनने को नहीं आएगा. स्वामी जी गलती एक कर दी है. क्या है कि एक तो हमको बहुत बड़ा एस्पिरेशन दे के गए, और फिर ये जो मेथोडोलॉजी इतना डिफिकल्ट दे के गए हैं, हम कोई भी शॉर्टकट सोचना भी चाहे तो नहीं सोच सकते. ये स्वामी जी के टाइम में भी था ना, वो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी 2 महात्मा पाल के रखे थे. अभी ये 2 महात्मा है कुथुमी और मौर्या, वो सब जब मैंने जादू चमत्कार, ये मिस्टिसिज्म, ये टेलीपैथी, ये सियांस, आपके पूर्वजों मरे हुए पूर्वजों को लेके आना, उसके साथ बात करना, यह सब नाटक भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में सब जगह फैला था. तो स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह का मिस्टिसिज्म में जो जाएगा वो पूरा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से भटक जाएगा. सो इन स्पाइट ऑफ दैट देखिए स्वामी जी हिज ओन सक्सेस कितना मतलब जबरदस्त था कि ये महात्मा, ये मिस्टिसिज्म, इस सब के ऊपर में जाकर के स्वामी जी सक्सेसफुल होकर के आए थे. वो सो दैट इज समथिंग के मैंने दिस इज पॉसिबल. मैंने स्ट्रेट एंड नैरो पाथ पे चल कर के भी यू कैन बिकम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. स्वामी विवेकानंद इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. सूरज सितारा. ना ही आपको इस तरह से मिस्टिसिज्म में चले जाना है, ना ही आपको फिर लोगों को भ्रमित करके शॉर्टकट करवा के काम निकाल देना है. यू कैन गो स्ट्रेट एंड नैरो पाथ. ब्रह्मचर्य, विवेक, वैराग्य, त्याग, इसके रास्ते पे चल करके भी यू कैन बिकम ए पॉपुलर मूवमेंट. स्वामी जी हैज शोन दिस. Yes. That is to be extremely proud of. Adam. For the effect. मैंने ठाकुर की तरह यदि स्वामी जी का होता कि दक्षिणेश्वर के एक कोने में है, वहाँ पे ही वो अभी जो उनके 50-60 जितने भी डिसाइपल है उन लोगों में है उनका नाम, और फिर स्वामी जी यदि ज़्यादा से ज़्यादा भारत भ्रमण करके फिर आकर के बैठ गए होते, बेलूर मठ बना दिया होता, तो फिर हमको डाउट होता कि हाँ मैंने स्ट्रेट एंड नैरो पाथ पे चल के क्या हम कैन वी बिकम वाइड स्प्रेड और नॉट. मैंने देयर आर 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, वन इज डीप एंड अनदर इज वास्ट. किंतु जो वास्ट मूवमेंट होती है शैलो होती है, उसका डेप्थ नहीं होता, और जिसमें डेप्थ है वो स्प्रेड नहीं होती, वास्टनेस नहीं होती. वो एक कुएं की तरह, मैंने जलाशय और कुआं, जलाशय का डेप्थ ज़्यादा नहीं होगा किंतु बड़ा व्याप होगा, कुएं का डेप्थ बड़ा है किंतु व्याप छोटा है. तो वो डाउट हमको तब होता. बट द वे स्वामी जी हैज़ बिकम फेमस एंड पॉपुलर, we have this hope that you can be extremely deep as well as you can be extremely vast. Both things are possible. You can be an ocean. That hope is there. Yes.